मिला नहीं कुछ पल भर में एक दौर इसी में बीता है, मिला नहीं कुछ पल भर में एक दौर इसी में बीता है, बहुत सारे बादल समेटे हैं तब जाकर दरिया बनना सीखा है। जी हाँ प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का स्वागत करता हूं प्रहार सीरीज में। एक बार जोरदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, आज की फिर आपकी क्लास रोजाना रात के 9 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अनवरत चलने वाली क्लास आ चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बता दें कि हम तो आपके लिए क्लास लेके ऑनलाइन प्रतिदिन आ ही रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कल अर्थात अगर तिथि की बात करें तो 4 जून को आपको हिंदी की एक महामैराथन ऑफलाइन क्लास भी मिलने जा रही है, जिसमें एक क्लास में पूरी की पूरी हिंदी क्लास की जाएगी। व्याकरण से लेके पूरे साहित्य तक, वर्णमाला से लेके गद्य काल अर्थात आधुनिक काल तक पूरा नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा पूरे हिंदी को। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मैराथन क्लास में अटेंड होना चाहते हैं, ऑफलाइन मैराथन क्लास लक्ष्य क्लासेस के प्रांगण में आके लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और लिख दीजिए हिंदी मैराथन और लीजिए कल की जबरदस्त धुआंधार क्लास। बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है और यह क्लास मेरे प्यारे बच्चे निराला सर आपके लिए लेके आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी हिंदी की। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हिंदी से आपको डर लग रहा है और लास्ट में सोच रहे हैं कि हिंदी में हम अच्छा अंक अर्जित कर लें, तो इस क्लास से आप जुड़ना कतई ना भूलें। कल की क्लास आपके लिए बहुत ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। इस क्लास में पूरी ऐसी रूपरेखा, ऐसी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रणनीति बनाई गई है कि जबरदस्त क्लास के रूप में ये क्लास आपके समझ आएगी। तो आप सभी कल भारी से भारी संख्या में आइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज तक है, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने अन्य साथी, दोस्त, सगे संबंधी, भाई बहन, अनुज अग्रज को भी बताइए, इस वीडियो को साझा करिए, शेयर करिए। आइएगा, देर न करते हुए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, इस ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, लिखा गया है, इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है। आपको जवाब देना है मेरे भाई कि इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन क्रोध अपने आप में संज्ञा है। और संज्ञा की बात करें तो संज्ञा 2 भी प्रकार की होती है, संज्ञा 3 भी प्रकार की होती है और संज्ञा 5 भी प्रकार की होती है। 2 प्रकार में अगर आप जाएंगे भैया तो आपका आ जाएगा यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा प्रकार जो आपका आता है वो आपका आ जाएगा भैया भाववाचक संज्ञा। 2 प्रकार में ऐसी स्थितियां होती हैं। 3 प्रकार की अगर आप बात करेंगे तो भैया आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, फिर आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगर संज्ञा के 5 प्रकार की हम बात करें तो संज्ञा के 5 प्रकार में आपका आएगा मेरे भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, आइएगा देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और फिर जातिवाचक संज्ञा और फिर समूहवाचक संज्ञा और फिर आपका आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर आपका आएगा भाववाचक संज्ञा। और ये जो आपका क्रोध लिखा गया है, ये अपने आप में लल्ला भाववाचक संज्ञा है। ऐसी संज्ञा जिसका नाम सुनते ही हमारे मानस पटल पे कोई आकृति या चिन्ह ना बने। क्या आपको क्रोध नाम लेने से क्या आपके दिमाग में कोई चित्र बन रहा है, कोई आकृति बन रही है? नहीं बन रही, इसलिए क्रोध अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। आइएगा अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए, परिवार का मतलब है कि बहुत सारे लोग रहते हैं परिवार में, तो परिवार का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कतई नहीं। वे समस्त चीजें जो संसार में एक हैं वो आएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। भाववाचक नहीं, कतई नहीं, इसका नाम सुनते ही मानस पटल पे कोई चित्र ना बने, वो भाववाचक में जाएगा। समूहवाचक या जातिवाचक, जातिवाचक नहीं होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। जातिवाचक ना होके आपका समूहवाचक होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। लगातार उत्तर प्रदेश दरोगा यूपी SSC वीडियो की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, ना 5 है, ना 7 है, ना 8 है कौन से भैया, 6 हैं। आइएगा आपको बताते हैं वो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है भैया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पर आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरे नंबर पर आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथे नंबर पर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पर आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6वें नंबर पर आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। यही आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं, यही आपका सही जवाब है। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आपका होता है उत्तम पुरुष, आपका होता है मध्यम पुरुष और आपका होता है अन्य पुरुष। चलिएगा भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिएगा, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? बताइए। तू तुम तेरा उत्तम पुरुषवाचक में भैया मैं और हम आता है, मैं और हम आता है उत्तम पुरुष में, ये आपका होगा नहीं। और अन्य पुरुष में आपका आता है यह आता है, वह आता है, ये आता है, वे आते हैं और वो आते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। और मध्यम पुरुषवाचक में आपका तू आता है और तुम आता है और आप आता है। तो भैया जो आपका सही जवाब होने वाला है तू तुम आप, अर्थात तू से ही तुम और तेरा भी बना हुआ है, तो यही आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, यही सही है। सर्वोत्तम पुरुषवाचक होता नहीं है, ये जवाब बिल्कुल गलत है। अगले सवाल नंबर 6 देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको जवाब देना है कि कल स्कूल आने में देर कर दी थी, डॉट 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 ने कल स्कूल आने में देर कर दी थी। आइए हम एक एक ऑप्शन को बारी बारी फिल करते हैं। देखिए अगर वह भर दिया जाए वह ने तो होगा नहीं, वह भर दिया जाए तो वह ने भी नहीं होगा, उसको भर दिया जाए उसको ने कल स्कूल आने में देर कर दी थी, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा क्या? तुम। यहाँ पे होना चाहिए तुमने, और तुमने में मेरे भाई ये जो ने है ये आपका कारक की जो विभक्ति है ये तुम के साथ संयुक्त होके लगेगा, क्योंकि जो कारक की विभक्ति होती है वह संज्ञा शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ पृथक होके, संज्ञा शब्दों के साथ अलग होके लगती है। और जबकि सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ कारक की विभक्ति संयुक्त होकर प्रयुक्त होती है। और तुम यहाँ पे सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे तुमने जो है एक में लिखा जाएगा लल्ला, और आपका जवाब सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्त साथी सगे संबंधी के पास शेयर कर दो भैया, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे एक बार लाइक वाला बटन आप अवश्य दबा दीजिए। चलिए, दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, आपको इसमें सर्वनाम बताना है। क्या इसमें सेब सर्वनाम है? यहाँ पर सर्वनाम पड़े हैं सर्वनाम। यहाँ पे जो आपकी मुख्य बात की जा रही है, कुछ आप जानते हैं कि कुछ पेड़ सेब, यहाँ पे पहला जवाब सही है। कुछ और कोई, कुछ और कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पहला जवाब आपका क्या है? सही है। अगले सवाल की तरफ चलिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जवाब दीजिए, कौन सा वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, है ये नहीं है प्रश्नवाचक वाक्य। पुस्तक किससे मंगवाऊं? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और यही जवाब आपका क्या है? सही है। कुछ काम किया करो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है, बी वाला आपका सही जवाब है। यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में 6 ककार आते हैं। कितने ककार आते हैं भैया? 6 ककार आते हैं। 6 ककार में आपका कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या और कौन आता है, और कौन आता है। ये 6 ककार आपके कहाँ आते हैं भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला जवाब देखिए, अगला सवाल देखिएगा। मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? भैया यहाँ पे जो मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे की जगह पे ही अशुद्धि है। और मेरे जानते हैं कहाँ आता है? मेरे तेरे भैया सर्वनाम में आता है। कारक संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, लिंग संबंधी है, वचन संबंधी है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलिएगा। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। काला आपका विशेषण है, और काला आपका विशेषण है, शांत आपका विशेषण है, आगामी आपका विशेषण है, जबकि तुम आपका क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगले तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? आपको जवाब देना है पवित्रता शब्द का विशेषण कौन सा है। पाक होगा नहीं, पवित्रात्मा होगा नहीं, पवित्रतम होगा नहीं, क्या होगा? पवित्र। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर देखिएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जवाब दीजिए भैया, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। आपको मेरे दोस्त मेरे भाई बता दें, विशेषण के 4 भी प्रकार होते हैं और विशेषण के 5 भी प्रकार होते हैं। हिंदी में आपके विशेषण के 4 प्रकार आपको बताए जाते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे आपका आता है संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। और तीसरे नंबर पे आपका आता है परिमाणवाची विशेषण। और चौथे नंबर पर आपका आता है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। और एनसीईआरटी में विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे गुणवाचक, दूसरे नंबर पे संख्यावाची, तीसरे नंबर पे परिमाणवाची, चौथे नंबर पे संकेतवाची, 5वें नंबर पे आपका आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से विशेषण के कितने प्रकार है, तो आपको 5 जवाब देना है। वैसे अभी तक जितनी भी एग्जाम में परीक्षाओं में जो सवाल पूछा गया है, विशेषण का 4 ही प्रकार पूछा गया है। एनसीईआरटी के हिसाब से रेयर केसेस में पूछा जाता है, जानते रहिए आप। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? जवाब दीजिएगा। कैसे देशभक्त? सच्चे देशभक्त। तो गुणवाचक विशेषण, हाँ, कैसा और कैसी लगाइए, कैसा और कैसी लगाइए, प्रश्न बन जाए और प्रश्न से उत्तर पाइए तो गुणवाचक विशेषण झमाक से लगाइए। परिमाणवाचक होगा नहीं, क्योंकि मात्रा की बात की नहीं जा रही है। संख्यावाचक में संख्यावाचक के आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आपका निश्चित संख्यावाची और एक आपका अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची के भी 5 प्रकार होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। इसमें से कुछ नहीं है। और सार्वनामिक विशेषण आपका कतई नहीं होगा। कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? आपको जवाब देना है। कैसा व्यक्ति भैया? योग्य व्यक्ति। यहां पे आप फिर देखिए आपके जवाब मिल रहा है। कैसा कैसी लगाइए, गुणवाचक विशेषण पहचानिए। सार्वनामिक विशेषण में तुरंत आप ये जान लीजिए भैया, ये सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा से ठीक पहले आ जाते हैं। संज्ञा से ठीक पहले जब आएगा क्या सर्वनाम? ऐसा कुछ आया नहीं है वाक्य में, इसलिए ये होगा ही नहीं। संख्यावाचक में संख्या की बात की जाएगी, संख्या कुछ है ही नहीं है। परिमाणवाचक में मात्रा वगैरह की बात की जाएगी, कुछ है ही नहीं है। तो कैसा कैसी लगाओ, उत्तर पाओ। योग्य व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति कौन सा विशेषण होगा भैया? गुणवाचक। सही जवाब आपका कौन सा है? डी वाला। चलिए अगला सवाल देखिएगा 15। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? अब देखिए, अब अच्छा सवाल है। 3 बार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, फिर पुलिस के एग्जाम में आ जाए, कोई अता पता नहीं है। तो क्या गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक है? देखिए, यह किताब कैसा कैसी लगाओगे, उत्तर नहीं मिलेगा। परिमाणवाचक, मात्रा की कोई बात हुई नहीं है, खेला खत्म है। संख्यावाचक, कोई संख्या की बात नहीं हुई है, बचा क्या है? सार्वनामिक। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण है क्यों? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आ जाए। क्या आ जाए? सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आ जाए, अर्थात सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। ऐसी स्थिति में आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पे कह भी रहा है यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे आपका कौन सा जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलिएगा। अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक होगा नहीं भैया, कतई नहीं होगा, बता ही दिया। कुछ लोग नागपुर से आए हैं। परिमाणवाचक, मात्रा की बात तो की नहीं जा रही, नाप तौल की, होगा नहीं। गुणवाचक, कैसा कैसी लगाने पे उत्तर मिलेगा नहीं, होगा क्या? संख्यावाची विशेषण। आप कहेंगे सर कुछ को कहे संख्यावाची में रख रहे हैं। देखिए संख्यावाची विशेषण के भैया 2 प्रकार होता है, एक निश्चित संख्यावाची और दूसरे नंबर पे आपका आता है अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची में निश्चित संख्या की बात की जाती है, अनिश्चित संख्यावाची में अनिश्चित संख्या की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो कुछ है ये अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाची विशेषण होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 17 नंबर देखिएगा, निम्न शब्द का विशेषण रूप पहचानिए। बताइए भैया, निम्न शब्द का विशेषण रूप पहचानिए। ग्राम तो होगा, यहाँ पे शब्द ही नहीं दिया गया है, लगता है क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है। लेकिन आइए इसमें आइए हम लोग विशेषण पहचानते हैं। क्या गृह विशेषण है? नहीं है।
क्या ग्रा विशेषण है? नहीं है। ग्रामम है? नहीं है। होगा क्या? ग्रामीण विशेषण शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं कि गृह अपने आप में संज्ञा है। गृह अपने आप में क्या है? संज्ञा है। और ये गलत लिखा गया, ग्रा भी अपने आप में क्या है? संज्ञा है। ग्रा भी अपने आप में संज्ञा है। ग्रामीण आपका पहला जवाब क्या है? सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर देखिएगा, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? जवाब दीजिएगा। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, देखिए मैं अपने आप में क्या है? कर्ता है, और पढ़ाना अपने आप में क्या है भैया? क्रिया है। और क्या पढ़ा रहे हैं? वेद, ये भी क्या है? कर्म है। और लड़के को आपके कर्म कारक की व्यक्ति है, ये भी क्या है? कर्म है। एक कर्म ये है, एक कर्म ये है। कितने कर्म है? 2 कर्म है। इसमें से ये जो आपका है, जो आपका निर्जीव है, ये आपका मुख्य कर्म है। अगर बात किया जाए यहाँ पे, ये आपका मुख्य कर्म है। और मेरे साथ बने रहिए मेरे दोस्त, फिर उसी जगह पे आते हैं। थोड़ा सा लाइट ट्रिप कर गई है, लेकिन फिर से क्लास की शुरुआत करते हैं। उसमें वेद आपका मुख्य कर्म है, क्योंकि वो मेरे भाई निर्जीव है। और जो सजीव होता है वो अपने आप में गौण कर्म होता है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, ऐसा अगर बोल दिया जाए तो यहाँ पे पढ़ाना क्रिया है, और वेद और लड़का दोनों कर्म है, जिसमें वेद आपका मुख्य कर्म है और लड़का आपका गौण कर्म है। आप कहेंगे सर मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान कैसे की जाए? तो मुख्य कर्म जो होता है वो क्रिया से ठीक पहले होता है, या ये पहचान आप मान लीजिए, या दूसरी पहचान रामबाण तरीका। मुख्य कर्म हमेशा आप देखेंगे वो जो है निर्जीव होता है। वेद यहाँ पे निर्जीव है, जबकि लड़के को क्रिया से दूर भी है। और गौण कर्म लगभग आप देखेंगे वो क्या होता है भैया? सजीव होता है। चलिए हमारे साथ आप बने रहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर हम आपकी क्लास की शुरुआत फिर से कर रहे हैं। एक बार लाइट ट्रिप कर गई थी, कोई बात नहीं है, समस्याएं हैं, आती जाती रहती हैं। समय हमेशा एक समान नहीं रहता है, तो कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। बस यही है लल्ला। चलो हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे, जरा आइएगा, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा किस नंबर पे हम लोग हैं भैया। चलो देखते हैं कौन सा नंबर है। आइए भैया, यही वाला है। तो ये वाला जवाब आपको दे ही दिए कि कितना कर्म है इसमें लल्ला? 2 कर्म है। और आपका सही जवाब क्या होने वाला है? सी इज द करेक्ट आंसर। 2 कर्म, एक मुख्य कर्म है, दूसरा कौन सा कर्म है? गौण कर्म है। अगला देखिएगा 19 नंबर, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। यहां पे बताना है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और के माध्यम से कार्य करवाता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और आपसे बात करें क्रिया की, तो क्रिया के अगर हम प्रकार के बारे में जाएं, तो कर्म के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। और क्रिया के 8 भी प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार में ही आपका आता है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें आपका सबसे पहले नंबर पे आपका आता है लल्ला सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया के बाद आपका आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बाद आपका आता है पूर्वकालिक क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, फिर किदंत क्रिया, फिर सजाती क्रिया, और फिर सहायक क्रिया। तो इसमें कौन सा जवाब सही है? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी और के माध्यम से कार्य करवाता है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक क्रिया कब होती है? जब एक ही समय में 2 काम हो, एक काम पहले ही, एक क्रिया पहले ही आकर समाप्त हो जाती है, तत्पश्चात दूसरी क्रिया का आरंभ होता है। ऐसी क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब वाक्य में एक ही कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रिया आई हो, परंतु कार्य का करना या होना एक ही पाया जाए, वहां पे संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? नाम का मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय से अगर क्रिया बन जाती है, उसे हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। चलिएगा, इसका जवाब आपका पहला सही है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं लल्ला? आपको भी पता है कि उस पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहां पे कौन सा जवाब सही है? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में अव्यय के प्रकार को पहचाने। राम तुम चलोगे या रहोगे? आपको जवाब देना है भैया, राम तुम चलोगे या रहोगे क्रिया विशेषण अव्यय है? नहीं, कतई नहीं है। आगे आइए। विस्मयादिबोधक अव्यय है? नहीं भैया, ये भी नहीं है, क्योंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह ही नहीं आया है।
समुच्चय बोधक अव्यय है? जी बिल्कुल, यही आपका सही जवाब है। निपात अव्यय होता नहीं है। आप निपात अलग चीज है, अव्यय अलग चीज है। निपात का मतलब, निपात का शाब्दिक अर्थ होता है अवधारक, निपात का शाब्दिक अर्थ होता है अवधारक भी बोल सकते हो आप, और निपात का मतलब होता है यहाँ पे विशेष बल देना, किसी चीज पे विशेष बल देना ही निपात कहलाता है। भर, तक, ये सब आपका क्या है? पर, ये सब क्या है? आपका निपात है। वैसे निपात की संख्या की बात करें तो निपात की संख्या व्याकरण शास्त्रियों ने 8 बताया है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 23, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? विस्मय बोधक या क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या परिमाण बोधक। देखिएगा अव्यय के अगर प्रकार की हम बात करें तो अव्यय आपका 4 प्रकार का होता है भैया। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। लास्ट में आपका आता है कौन सा भैया? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए विस्मय बोधक अव्यय है, हाँ है भैया। क्रिया विशेषण अव्यय है, हाँ है भैया। संबंध बोधक अव्यय है, हाँ है भैया। और परिमाण बोधक अव्यय है, नहीं है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अगर आपको बताएं तो ये क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है इसका भी 4 प्रकार है। पहले नंबर पे आता है आपका कालवाचक, फिर आपका आता है स्थानवाचक, फिर आपका आता है रीतिवाचक, फिर आपका आता है परिमाणवाचक। ये जो परिमाण की बात यहाँ पे की गई है भैया, परिमाण बोधक या वाचक दोनों बात एक ही है, ये क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो डी, क्योंकि अव्यय का प्रकार नहीं है, ये क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है। यहाँ पे ये तीनों अव्यय के प्रकार आपके हैं। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बस भैया आज के लिए इतना ही। आज का साथ हमारा तुम्हारा यहीं तक था। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।